Bismillahirrahmanirrahim. In the last lecture, we started off with the topic of transmission channel. So before continuing the same topic, I would like to go through it in a quick manner. तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब भी हम किसी ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, वी डेफिनेटली नीड अ मीडियम टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन. जो सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ electromagnetic waves होता है. So for that information in the form of electromagnetic waves to transmit through a medium, definitely आपको कोई ना कोई फिजिकल पाथ चाहिए होता है. सो इन प्रिंसिपल ट्रांसमिशन चैनल की अगर हम बात करें तो एक फिजिकल एंटिटी है जिसके थ्रू आपका चैनल आपका सिग्नल बेसिकली पास ऑन होता है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. एक और डिफ्रेंसिएशन जो हमने लास्ट टाइम देखी थी वो बेसिकली ये थी कि हमने जो ट्रांसमिशन चैनल की अभी हम जो बात कर रहे हैं, इट हैज़ मोर टू डू विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द चैनल. इससे पहले जब भी हम चैनल को रेफ़र करते रहे वहाँ पे हम चैनल मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से उसको देखते रहे हैं. तो आज का जो हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, और जो कल भी हम देख रहे थे, वो बेसिकली आपके किसी भी चैनल के फिज़िकल सिचुएशन से ज़्यादा रिलेटेड है एज़ कम्पेयर टू चैनल मॉडलिंग. सो कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि दो एस्पेक्ट है किसी भी चैनल के. एक तो ये कि वो फिज़िकल चैनल एग्जिस्ट किस तरह से करता है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स किस तरह से वेरी कर रहे हैं. ये एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस उसकी है. तो और जब हम डिज़ाइन करते हैं कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम, इनफैक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, तो हम इस जो फिज़िकल वर्ल्ड फिनोमेना है उसको मॉडल करते हैं इन दैट फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, ताकि हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम बना सकें जिसमें हम रिलायबल इंफॉर्मेशन विद सर्टन मिनिमम स्पीड हम ट्रांसमिट कर सकें. तो उसमें हमने बेसिकली देखा था कि चैनल के डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं जो कि वेरी कर रहे होते हैं. कुछ होते हैं डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, उनमें से कुछ रैंडमली वेरी कर रहे होते हैं, कुछ टाइम के पर्सपेक्टिव से वेरिएबल होते हैं, और कुछ लीनियर या नॉन लीनियर होते हैं. तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, बट दीज पैरामीटर्स आर फिजिकली एग्जिस्टिंग इन एनी चैनल. और जब हम उसको देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, तो हम बेसिकली अपने चैनल को मॉडल कर रहे होते हैं. उसके बाद हमने ट्रांसमिशन चैनल में नेक्स्ट चीज़ जो देखी थी, दैट वाज बेसिकली द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन चैनल. सो उसमें डिटेल में हमने देखा था डिफरेंट फैक्टर्स जो कंसिडर किए जाते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ एनी ट्रांसमिशन चैनल. So when you are going to design a communication system, you need to select certain transmission channel, and that selection is governed by a set of factors or set of parameters, or you can say set of important aspects that you want to achieve, or set of goals that you want to achieve. इनमें से कुछ फैक्टर्स हमने लिस्ट डाउन किए हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बट दीज आर नॉट ऑल ऑफ द फैक्टर्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होते हैं. उसमें हमने अमाउंट ऑफ ट्रैफिक देखा था कि आपके पास जो भी चैनल आप सेलेक्ट करेंगे, इट शुड बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. देन द सेकंड फैक्टर वाज द कॉस्ट. डेफिनेटली हर चीज़ के साथ कोई ना कोई कॉस्ट एसोसिएटेड है, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट सेक्टर और द सर्विसेज सेक्टर, वेयर कॉस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल. सो एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज़ द इंटरफेरेंस लेवल्स. सो इसमें भी हमने कंपैरिजन देखा था कि हाउ वी कैन मेजर द इंटरफेरेंस लेवल्स इन डिफरेंट एरियाज जहाँ पे आप ट्रांसमिशन चैनल बेसिकली यूज़ कर रहे हैं. सो इसमें भी हमने बेसिक एग्जांपल देखी थी कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एन इंडस्ट्रियल एरिया, तो डेफिनेटली वहाँ पे नॉइज़ और इंटरफेरेंस जो है लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो इस पर्सपेक्टिव से जो ट्रांसमिशन चैनल शुड बी सिलेक्टेड so as to minimize the errors because of these interference. Then we have got the other factor is the mechanical robustness. Let's suppose you are going to bury an underground cable, तो उसमें हमने सारी डिटेल देखी थी कि आपका जो भी ट्रांसमिशन चैनल है उसके अंदर मैकेनिकली इतना रोबस्ट होना चाहिए कि वो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट किस्म के वेयर एंड टेयर को और डिग्रेडेशन को बर्दाश्त कर सके. देन एक और फैक्टर था कि आप पॉइंट टू पॉइंट और नेटवर्किंग टाइप की कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके किसी भी सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन चैनल में. एंड देन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाज द पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी.
So power transfer capability is basically how much amount of power can your transmission channel handle. So if you need certain minimum amount of power at the receiver, so you have to transmit a certain amount of power from the transmitter. Now if your channel is not capable of carrying that much amount of power, you are going to end up in a disaster in the terms के आपके पास कभी भी signal to noise ratio at the receiver properly receive नहीं होगी, क्योंकि आपका transmission medium या transmission channel एक certain amount से ज़्यादा power को transmit या convey ही नहीं कर पा रहा. तो ये डिफरेंट फैक्टर्स थे. एंड देन अनदर थिंग दैट वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर वाज कि ये सारे के सारे फैक्टर्स बेसिकली वेरी करते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि which one is more important or which one is least important. So depending upon different type of communication systems, हम इनकी डिफरेंट ऑर्डरिंग करते हैं. कई जगहों पे कॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कई जगहों पे अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे मैकेनिकल रोबस्टनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो डेफिनेटली देयर इज़ नो एब्सोल्यूट आंसर टू विच ऑफ दीज फैक्टर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये एक रिलेटिव चीज़ है और सिस्टम टू सिस्टम वेरी करती है. फिर ट्रांसमिशन टाइप में हमने दो कैटेगरीज देखी थी, वायर्ड और वायरलेस. और वायर्ड में बेसिकली हमने स्टार्ट किया था, बेसिक आइडिया था कि वाइड मीडिया तमाम वो होते हैं जिनमें आपको एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस या फिज़िकल बाउंड्री बेसिकली नज़र आ रही होती है. उसकी बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं. आपका सिंपल जो कॉपर कंडक्टर है, इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर, दैट इज़ द वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ योर वायर्ड और गाइडेड मीडियम और वायर्ड ट्रांसमिशन चैनल. Then further we have three types of wired media, twisted pair cable, coaxial cable and optical fiber cable. So उसमें हमने फिर डिटेल देखी थी. ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल इज बेसिकली यू हैव टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स दैट आर अरेंज इन रेगुलर स्पाइरल पैटर्न, और वो बेसिकली यूज होता है फॉर वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन. एंड वी डिस्कस द एग्जांपल, वहाँ पे मैंने मेंशन की थी लास्ट टाइम कि उसको हम जनरली टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए और लोकल एरिया नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं. सो इफ़ यू have any experience of opening up your LAN cable, you will see the twisted pair cables in that cable. So आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल के बेसिकली 4 सेट्स होते हैं. आप लैन केबल को अगर देखें वो डिफरेंट कलर मार्किंग होती हैं उसमें, लेकिन वो अगर आप देखें तो बेसिक उसकी स्ट्रक्चर ट्विस्टेड पेयर केबल वाला ही होता है. एंड द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ 0.4 to 2000 MHz, और जनरली एम्पलीफायर रिक्वायर्ड होता है आफ्टर एवरी 5 to 6 किलोमीटर फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन. वाइल इफ वी आर ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल डिजिटली वी नीड अ रिपीटर आफ्टर एवरी 2 to 3 किलोमीटर्स. और मैंने एम्पलीफायर और रिपीटर का डिफरेंस कल बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया था. सो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर में. द बेसिक आइडिया और द ट्विस्टेड पेयर केबल के पीछे अगर आप देखें तो बेसिक आइडिया ये है कि इंटरफेरेंस लेवल इन ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ लेस एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडक्टर. तो ये होता किस तरह से, लेट्स लुक एट दिस थिंग. तो लेट्स से मेरे पास एक नॉर्मल केस है, दैट इज़ दैट आई हैव 2 पैरेलल कॉपर कंडक्टर्स and I am transmitting my information on these conductors. So let's say I have a noise source placed here, and if this noise source is here, तो आपको ये definitely idea होगा कि noise source जो है उसका distance बड़ा matter करेगा from these conductor. So if you see this blue conductor is closer to your noise source while the black conductor is a bit far away as compared to the blue conductor from this noise source. So it means if I look at this thing, then the noise signal will have more power affecting this blue conductor, and noise source will have lesser power when it reaches the black conductor. So इस perspective से अगर आप देखें तो noise is basically disturbing these two conductors in different amounts. So let's say at blue conductor I have the noise effects of 16 units, and let's say I have noise effect of 12 units on this black conductor. So it means कि noise source अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन 2 पैरेलल कंडक्टर अगर उसके पास से गुजर रहे हैं तो noise effect blue conductor पे ज़्यादा होगा because it is closer to your noise source, and उसका जो black conductor है उस पे noise effect जो होगा वो कम होगा. That is because it is far away from the noise source. Now if you look at this thing at the receivers, let's say this is sender and this is receiver. So sometimes हम ये करते हैं, if you have
studied it in electronics कोर्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स आपने, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 2 3 किसी जगह पे आपने डेफिनेटली पढ़े होंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स। सो समटाइम्स हम रिसीवर्स पे यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर, और उनमें एक डिवाइस है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं यूज़ करूँगा। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर बेसिकली करता ही है कि जो भी डिफरेंट सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई कर देता है, और जो कॉमन सिग्नल होता है उसको रिजेक्ट कर देता है, और उसमें फिर CMRR और बाकी सारे पैरामीटर्स एसोसिएटेड डेफिनेटली हैं। So let's say if I am having a differential amplifier at the receiver, and if you look at this thing, so noise in principle noise is basically same, but in power, in terms of power, it has more units in on blue conductor as compared to this black conductor. So अगर मैं पूरे के पूरे सिग्नल को बेसिकली नॉइज़ के इफेक्ट को अगर मैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये दोनों पैरेलल कंडक्टर्स को डिफरेंशियल एम्पलीफायर की दो इनपुट्स पे कनेक्ट कर दूंगा, तो व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू इज कि इट इज़ गोइंग टू कैंसल आउट द 16 एंड 12। सो 16 और 12 को अगर डिफरेंशियल एम्पलीफायर की इनपुट पे देंगे तो वो उनका डिफरेंस अगर कैलकुलेट करेगा, दैट वुड बी 16 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। सो इट मीन्स कि आपके पास पूरे ओवरऑल सिस्टम में बेसिकली 4 यूनिट्स का नॉइज़ रहेगा। उसकी वजह यह है कि नॉइज़ इन स्टेटिस्टिकली सेम चीज़ है, लेकिन चूँकि पावर में थोड़ा डिफरेंस है, तो जो अमाउंट ऑफ पावर तो आपके पास इन दो डिफरेंट कंडक्टर्स पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर उन दोनों कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन जो 4 यूनिट्स का आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा, जो बैलेंस पावर रह जाएगी, वो इफ़ेक्ट जो है वो आपके सिस्टम के अंदर रहेगा। सो डैट इज़ वाई पैरेलल कंडक्टर्स को अगर आप देखें तो पैरेलल कंडक्टर्स को ये वाले मसाइल डेफिनेटली होता है। सो अब हमने देखना ही है कि इफ़ आई कैन रिड्यूस दिस पावर, दिस नॉइज़ पावर ऑन ट्विस्टेड पावर के पेयर केबल। सो ट्विस्टेड पेयर केबल में हमने किया कुछ भी नहीं है। सो इफ़ यू लुक एट दीज टू कंडक्टर्स, और अगर आप इन दो को देखें ट्विस्टेड पेयर केबल में, ट्विस्टेड पेयर केबल में सिर्फ ये किया है कि सर्टन टाइम में अगर इसको इस जगह पे रख रहा हूँ ब्लू कंडक्टर को, तो थोड़ी देर बाद उसको मैं ट्विस्ट दे के ब्लैक कंडक्टर की जगह पे ले आऊँगा, और थोड़ी देर बाद वापस ब्लू कंडक्टर की जगह पे, फिर ब्लैक कंडक्टर की जगह पे। इसी तरह मैंने ब्लैक कंडक्टर को भी, यह आफ्टर सर्टन डिस्टेंस मैंने इसको स्पाइरल दे के ब्लू कंडक्टर की जगह पे ले आऊँ, आफ्टर सर्टन डिस्टेंस उसको स्पाइरल दे के आप वापस ब्लैक पे लें और फिर ब्लू पे लें। सो इट मीन्स आपने बेसिकली इन्हीं दो कंडक्टर्स को, जो कि आपने पैरेलल कंडक्टर के केस में थे, अगर इन्हीं को आप स्पाइरल अरेंजमेंट में ले आएँ, so you will have a twisted pair cable. Now if you go on with the same example that you have got the noise source here, now if you look at this thing for certain amount of time, your blue conductor will be closer to noise, so it will have 4 units of noise, because let's say मेरे पास जो नॉइज सोर्स है, ये जो करीब से जो कंडक्टर गुजर रहा है उस पर 4 यूनिट्स का इफेक्ट आ रहा है, और लेट्स से जो दूर से कंडक्टर गुजर रहा है उस पर 3 यूनिट्स का इफेक्ट आ रहा है। So let's say for some time blue conductor is at the upper side, then lower side, then again the upper side, and again lower side. So इस परस्पेक्टिव से थोड़ी देर के लिए मेरा कंडक्टर जो है वो 4 यूनिट्स ऑफ नॉइज एब्जॉर्ब करेगा ब्लू कंडक्टर की अगर मैं बात करूँ, and after certain amount of time it will absorb 3 units of noise here, then it will go on to 4 units of noise here, and then again 3 units of noise here, and same goes true for the black conductor. For some amount of time, or for some length, it is going to absorb 3 units of noise, then it's going to absorb 4 units of noise when it is closer to noise source, then again when it is far away from the noise source, it's going to absorb 3 units of noise, and then again 4 units of noise when it's closer to noise source. Now if I I use a differential amplifier at the receiver, and I want to calculate the total noise effect on both these conductors, then I would like to add all these figures. So 4 plus 3 plus 4 plus 3, that makes it 3 plus 3 is 6, and 4 plus 4 is 8, that makes it total effect on blue conductor would be 14, and same is the total noise effect on black conductor. So it means by arranging this parallel conductors in the form of twisted pair cable, I have achieved one thing, and that one thing is that total effect of noise on both conductors is exactly the same. Again, ideal situation नहीं है यहाँ पे, you are definitely going to have some amount of difference, but that amount of difference would be negligible in terms of noise. तो इस परस्पेक्टिव से अब अगर आप इन दो सिग्नल्स को इनपुट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे कनेक्ट करेंगे, तो आपके पास बेसिकली दो एग्जैक्टली सेम सिग्नल हैं,
क्योंकि नॉइज सिग्नल की डिस्ट्रीब्यूशन भी वही है, उसकी पावर भी वही है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, मोर और लेस 99.9% एग्जैक्टली सेम चीज़ है. सो डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज गोइंग टू रिजेक्ट दैट कॉमन सिग्नल, इट इज़ गोइंग टू एम्पलीफाई दैट डिफरेंट सिग्नल. तो डिफरेंट सिग्नल आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है, और जो कॉमन सिग्नल यहाँ पे बन रहा है वो बेसिकली नॉइज़ बन रहा है. तो इट मीन्स कि आपका जो नॉइज़ है वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि कॉमन है. तो इस परस्पेक्टिव में ट्विस्टेड पेयर केबल को अगर आप कंपेयर करें, देन डेफिनेटली ट्विस्टेड पेयर केबल हैज़ मोर इम्यूनिटी अगेंस्ट नॉइज एज कम्पेयर टू पैरेलल कंडक्टर. उसकी एक एग्जांपल हमने बिल्कुल बेसिक सी देखी थी. सो इट्स नॉट दैट कि आपने कोई अजीबो गरीब किस्म की चीज़ कर दी है, यू हैव इंक्रीज द इंसुलेशन और यू हैव डन सम अदर थिंग. द बेसिक आइडिया इज दैट यू हैव चेंज्ड the arrangement of conductors. Instead of going for parallel conductors, you have arranged them in a spiral pattern, and because of that spiral pattern you are going to get the same noise effect at the receiver. And using different devices or different types of amplifiers such as differential amplifier, which basically cancel out the common signal, you can remove the noise. So इस perspective twisted pair cable है, उसकी noise immunity as compared to parallel conductors, it's much better. ओके जी. सो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमने कंपेयर करनी है, दैट इज़ बेसिकली द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स. So if I go for the advantages of twisted pair cable, the very first advantage is that it is cheap and easily available. So if you go out to any computer shop or any other communication shop, you can very easily find the LAN cable. Just an example अगर मैं आपको दूँ तो आपको LAN cable बड़ी आसानी से मिल जाएगी, और उसके कोई चार्जेस भी इतने ज़्यादा नहीं होते. तो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट इज़ चीप. Second advantage is that it is flexible and lightweight. So flexibility role plays a very important role के different positions पे आप वायर को एडजस्ट कर सकते हैं, और आप इसको ओवर देयर अगर सस्पेंड भी करना चाहते हैं तो वो लाइट वेट की वजह से इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, और इसकी हैंडलिंग और इंस्टॉलेशन बड़ी ईजी है. सो अगर आपने कभी देखा हो आईटी वाले लोगों को, स्पेशली ये जो हार्डवेयर से रिलेटेड सेटअप कर रहे होते हैं, so all they need WLAN केबल की परस्पेक्टिव से बात करूँ, all they need a specific type of punch machine. तो जो बेसिकली पंच मशीन कनेक्टर्स को इस मशीन के साथ, इस केबल के साथ बेसिकली कनेक्ट करती है. अदरवाइज इफ़ यू हैव गॉट पंच्ड वायर यू कैन ईजिली इंस्टॉल इट योर सेल्फ. और आई एम क्वाइट श्योर कि आप सब लोग अपने घरों में पीसी और लैपटॉप्स के परस्पेक्टिव से WLAN केबल के साथ डिफरेंट किस्म के मसले मसाइल से इनकाउंटर्स आपका होता रहा होगा, और आपने इसको इंस्टॉलेशन और ट्रबल शूटिंग के परस्पेक्टिव से आपने बड़ा इसको डील किया होगा. तो इस परस्पेक्टिव से इसके एडवांटेजेस अच्छे खासे हैं, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ डाउन साइड टू एवरीथिंग. So the very first and very important disadvantage of twisted pair cable is that it has got a low bandwidth. And if you recall, I've told you earlier that if you want to achieve a higher data rate or higher bit rate, you are going to need more bandwidth. So if you have got a physical medium that has an upper limit to the bandwidth, and that upper limit is on the lower side, then definitely you cannot increase your data rate beyond certain point. अनदर डिसएडवांटेज है कि आपको रिपीटर और एम्पलीफायर रिक्वायर्ड होते हैं बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के बाद. तो अगेन इट इज़ प्रॉब्लमेटिक दो तीन पर्सपेक्टिव्स में. पहली चीज़ तो ये कि आप जब रिपीटर और एम्पलीफायर आपको हर सर्टन डिस्टेंस के बाद चाहिए होंगे, तो आपको परचेज करने पड़ेंगे वो रिपीटर या एम्पलीफायर. सो इट मीन्स यू आर गोइंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल सिस्टम. अगेन कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली कमर्शियल परस्पेक्टिव से. एक और चीज़ जो है रिपीटर एम्पलीफायर्स के पर्सपेक्टिव से, कि अगर आप कोई रिपीटर या एम्पलीफायर इंस्टॉल कर रहे हैं आफ्टर सर्टन डिस्टेंस, देन डेफिनेटली you are going to need the operating volt power and supply, and you need a regular maintenance on all these things. तो इस पर्सपेक्टिव से ओवरऑल कॉस्ट बेसिकली आपके सिस्टम को इंक्रीज कर देती है. और अगर फॉर सम रीज़न कोई रिपीटर या एम्पलीफायर फॉल्टी हो जाए तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू डिसरप्ट योर कम्युनिकेशन. ओके जी. देन देयर आर two further categories in twisted pair cables. One is known as STP, that is shielded twisted pair cable, and the other one is unshielded twisted pair.
सो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज सिंपली कि कोई भी ट्विस्टेड पेयर केबल है, इंसुलेटेड है, इंडिविजुअल, और बेसिकली आप इनकेस करते हैं उसको किसी भी एक आउटर कोटिंग में विदाउट एनी मेटालिक फॉयल। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है कि आपके पास जो डब्ल्यू लाइन केबल है इट इज़ बेसिकली अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, या यूटीपी आप इसको कहते हैं। और अगर आप देखें तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, जो आपके पास राइट साइड पे ये फिगर में शो हो रही है। तो आपके पास बेसिकली डिफरेंट पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं और उनके ऊपर डायरेक्टली आपकी एक कोटिंग या इंसुलेशन बेसिकली यूज हुई हुई है। But on the contrary, if you look at the shielded twisted pair cable, then the shielded twisted pair cable is basically your twisted pair cable arranged in a spiral pattern, and then it has a metallic foil over these spiral pattern, and over that metallic foil you have got your plastic cover or the main insulation. So शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर बेसिकली एक मेटालिक शील्ड, एक बहुत थिन सी मेटालिक शील्ड आपके पास होती है, आपने कि देखा होगा कई वायर्स में। तो ये जो थिन मेटालिक शील्ड है इसका बेसिक काम ये है कि ये नॉइज़ लेवल को कम कर देती है। नाउ द फंडामेंटल क्वेश्चन इज हाउ इज इट गोइंग टू रिड्यूस द नॉइज और द इंटरफेरेंस। सो इफ़ यू लुक एट दिस थिंग अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, सो नॉइज इज बेसिकली जर्नली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे नॉइज इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। सो इफ़ दिस इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो आप जितनी मर्जी अच्छी इंसुलेशन लगा लें, प्लास्टिक कवर लगा लें, योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज गोइंग टू, इलेक्ट्रिकल नॉइज इज गोइंग टू अफेक्ट योर सिग्नल हेयर। तो इस परस्पेक्टिव से अगर मैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को देखूंगा तो वॉट एवर द नॉइज इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट दीज कंडक्टर्स डायरेक्टली। क्योंकि मेरे पास सिर्फ प्लास्टिक कवर बेशक मौजूद तो है, इंसुलेशन है, लेकिन डेफिनेटली दिस इंसुलेशन इज़ नॉट परफेक्ट, दिस इंसुलेशन इज़ नॉट आइडियल, so it is definitely going to affect my signal on these cables. But if you look at this thing, shielded twisted pair cable, again प्लास्टिक कवर परफेक्ट नहीं है तो नॉइज़ डेफिनेटली ये भी एब्जॉर्ब करेगा। Noise will go through this plastic cover, but it is not going directly to these spiral wires. In fact, it is being absorbed by this metallic shield. क्योंकि metallic shield आपकी एक कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी आएगा that would be in the form of voltage और करंट, तो भी पूरी की पूरी चीज़ जो आपके पास नॉइज सिग्नल आएगा that will be absorbed by this thing. तो अगर ये absorb हो जाएगा तो डेफिनेटली ये जो आपकी metallic shield है इसको पिकअप कर लेगी। सो इट मीन्स कि अब अगर आपके पास नॉइज़ है तो एज अपोज टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, आपका जो नॉइज़ है अभी भी अगेन स्पाइरल तक ज़रूर पहुंचेगा, पर उसकी उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी जितना आपके अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में होगा। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ओवरऑल ये नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज कि वंस दैट नॉइज़ इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस मेटालिक शील्ड, तो वो जाता कहाँ पे है? तो इन जनरल होता ही है कि ये जो आपके पास मेटालिक शील्ड होती है इसको रिसीवर एंड पे जनरली अटैच कर दिया जाता है ग्राउंड के साथ। तो अगर आप ग्राउंड के साथ इसको अटैच करेंगे तो डेफिनेटली ऑल योर इलेक्ट्रिकल नॉइज इज गोइंग टू गेट शॉर्टेड टू योर ग्राउंड। तो आपके बेसिकली जितनी भी इलेक्ट्रिकल नॉइज है या वो वोल्टेज करंट की फॉर्म में, वो सारा इस कंडक्टर के थ्रू कंडक्ट होकर आप इसको अगर फाइनली कोई पाथ दे देंगे टू कनेक्ट टू ग्राउंड, तो वो सारे का सारा नॉइज आपके ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस पर्सपेक्टिव में आप शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को देखें और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को देखें तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ नॉइज इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। So next is basically another type of wired or guided media that is known as coaxial cable. तो अगर आप कोएक्सियल केबल देखें तो इट इज़ बेसिकली यू हैव द कॉपर कोर और मेन कॉपर कंडक्टर फॉर योर सिग्नल ट्रांसमिशन, एंड देन यू हैव गॉट एन इंसुलेशन मटेरियल ओवर इट. So if you have got the insulation material, this is your main copper conductor, and then you have a braided outer conductor, and over that braided outer conductor you have protective plastic covering. So इस पर्सपेक्टिव से आपके पास जो पूरी कोएक्सियल केबल है उसके अंदर दो कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, एक आपकी कॉपर कोर है और दूसरा आपका ब्रेडेड आउटर मटेरियल है. तो ब्रेडेड आउटर मटेरियल और जो कॉपर कोर है दे बोथ शेयर द सेम एक्सेस. So that is why the name of this cable is coaxial cable.
और इन दोनों अगर आप कंडक्टर्स को देखें तो बेसिकली ये इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेटेड हैं। सो इस परस्पेक्टिव से अगर आप ओवरऑल देखें तो कोएक्सियल केबल इज नथिंग बट अ कॉपर कोर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रेडेड आउटर कंडक्टर बाय एन इंसुलेशन मटेरियल। सो और इसको हम कोएक्सियल केबल इसलिए कहते हैं कि ये दोनों के दोनों कंडक्टिंग मटेरियल जो है ये बेसिकली सेम एक्सेस को शेयर करते हैं, तो दैट इज़ वाई वी कॉल इट कोएक्सियल केबल। सो रियल लाइफ में अगर आप देखें तो आपके घरों में जो टीवी के सिग्नल के लिए जो केबल बेसिकली यूज हो रही है, दैट केबल इज बेसिकली योर कोएक्सियल केबल। आपने आई होप आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि डिफरेंट किस्म के कनेक्टर पंच करते हुए कई दफ़ा आपका इससे वास्ता पड़ा होगा। सो बेसिक आइडिया है कि आपका सिग्नल इस कॉपर कोर पे ट्रांसमिट हो रहा होता है और ये ब्रेडेड आउटर कंडक्टर जो बेसिकली ग्राउंड के तौर पे या आपके नॉइज़ को एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है और ग्राउंड के तौर पे भी काम कर रहा होता है। तो इस पर्सपेक्टिव ब्रेडेड आउटर कंडक्टर जो है वो आपका काइंड ऑफ ग्राउंड है और मेन सिग्नल जो है आपका इस कॉपर कोर पे आ रहा होता है। वन मोर थिंग जो आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से शायद देखा हो कि समटाइम व्हेन यू आर वाचिंग द टीवी, तो आपका टीवी की पिक्चर कई दफ़ा क्लियर नहीं आती और अगर आप थोड़ी सी तार की दफ़ा एडजस्ट करते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। बेसिक आइडिया ये होता है कि जिस तरह हमने शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में देखा, यहाँ पे भी बेसिकली ये ब्रेडेड कंडक्टर जो है, ये ब्रेडेड कंडक्टर बेसिकली कर रहा होता है आपके नॉइज़ को एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आपका ये जो ब्रेडेड आउटर कंडक्टर है, ये अगर आपके टेलीविज़न के ग्राउंड के साथ या टेलीविज़न की अर्थ के साथ बेसिकली प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होगा तो आपके पास वो नॉइज़ जो है बेसिकली आपके सिग्नल में अपीयर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस ऑन योर विजुअल स्क्रीन। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आपने ब्रेडेड आउटर कंडक्टर को आप ज़रा सा अगर टच बेसिकली होता है कि आप जब तार हिलाते हैं तो वापस ग्राउंड से मोमेंटरीली अगर कनेक्ट होता है तो पिक्चर क्लियर हो जाती है और जैसे ही वो उसका कॉन्टैक्ट खत्म होता है तो पिक्चर दोबारा अनक्लियर हो जाती है। तो इस पर्सपेक्टिव से कोएक्सियल केबल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी ग्राउंडिंग का एलिमेंट कि आप जो भी नॉइज़ बेसिकली एब्जॉर्ब हो रहा होता है वो बेसिकली ग्राउंड हो रहा होता है। तो वो जो आप फिनोमेना है कि आपके अगर टीवी केबल ठीक नहीं आ रही है, आप कनेक्टर को थोड़ा सा हिलाते हैं तो बेसिक आइडिया ये हो रहा होता है कि आपका जो ब्रेडेड आउटर कंडक्टर है उसका कांटेक्ट लूज हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिसको आप अगर समटाइम्स मूव अराउंड करते हैं तो उसका कांटेक्ट जब डेवलप होता है तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो जर्नल अगर आप देखें तो कोएक्सियल केबल में एज़ कम्पेयर टू अदर वायर्ड और गाइडेड मीडिया जो अभी तक हमने पढ़े हैं, इसमें शील्डिंग काफ़ी बेहतर होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें टैपिंग बड़ी इजी है। टैपिंग का मतलब है कि अगर आपने कनेक्शन करना है किसी भी जगह पे 1 to 2 तो आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमने घरों में भी देखा है कि घर में केबल का एक कनेक्शन आ रहा होता है, उसके आगे हम बेसिकली स्प्लिटर लगाकर एक कनेक्शन को डिफरेंट टीवीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो प्रोसेस इतना इजी है कि आप और मैं हम ये लोग मतलब ये सारी काम हम घरों में खुद भी कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास जो टैपिंग है या उस चीज़ को हैंडल करना, उस चीज़ को प्रॉपरली राउट करना इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हेयर इज कि आप जब भी अगर आपने देखा होगा इन योर ओन एक्सपीरियंस कि आप जब भी अगर 1 to 2 टीवी बेसिकली स्प्लिट करते हैं तो आपके पास दो तरह के स्प्लिटर आते हैं, एक होता है पैसिव स्प्लिटर और एक होता है एक्टिव स्प्लिटर। क्योंकि जब भी आप सिग्नल को किसी केबल पे डिवाइड करेंगे तो उसकी पावर डिवाइड होगी, तो और टीवी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर चाहिए होगी टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर क्वालिटी। तो अगर आप एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा उस पर डिवीजन करेंगे तो यू आर गोइंग टू लूज योर सिग्नल स्ट्रेंथ। तो इसलिए पैसिव डिवाइडर या पैसिव स्प्लिटर जो हैं वो 1 या 2 टीवीज़ तक तो काम करते हैं, लेकिन 4-5 टीवीज़ पे अगर आपने सेम सिग्नल कनेक्ट करना है तो डैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो वहाँ पे आपको एक एक्टिव स्प्लिटर चाहिए होगा जो बेसिकली एम्पलीफायर और स्प्लिटर दोनों वाला काम कर रहा होगा। और जनरली जो एक्टिव स्प्लिटर्स होते हैं उनको पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी सिग्नल के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो इस तरीके से देखेंगे। और रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कई दफ़ा कि अगर लेट सपोज आपके घर में केबल ठीक नहीं आ रही है एंड यू कंप्लेन टू द केबल कंपनी, तो जनरली वो आते हैं, उनके पास एक हैंड हेल्ड मीटर होता है, वो उस पर सिग्नल स्ट्रेंथ सिर्फ चेक कर रहे होते हैं। तो सिग्नल स्ट्रेंथ अगर वो चेक करें तो वो आपको डिफरेंट पॉइंट पर सिग्नल स्ट्रेंथ चेक करेंगे टू ट्रबल शूट एंड फाइंड द फॉल्ट, कि फॉल्ट कहाँ पे एग्जैक्टली वो फॉल्ट पॉइंट आउट करके वो आपको बता देंगे या उसको करेक्ट कर देंगे।
अगर हम इंटरफेरेंस लेवल की बात करें तो इंटरफेरेंस लेवल यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल से काफ़ी कम है, लेकिन अगेन ये जो कोएक्सियल केबल है इट इज़ अगेन नॉट सूटेबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेज। इससे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर जो है वो चाहिए होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो अगेन रियल लाइफ से अगर मैं एग्जांपल दूँ तो यू मस्ट हैव हर्ड जो पुराना सिस्टम होता था केबल का, जहाँ पे ये केबल वाले एक दो घरों को ऐसे रखते थे एवरी सोसाइटी या हर स्ट्रीट में, कि उसमें वो अपना बेसिकली एक एम्पलीफायर लगाते थे, और वो एम्पलीफायर बेसिकली आगे पूरी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती थी वो उस एम्पलीफायर के थ्रू हो रही होती थी। तो इट मीन्स कि कोएक्सियल केबल को भी एक सर्टेन अमाउंट के सर्टेन डिस्टेंस के बाद बेसिकली आपको चाहिए होगी उसके लिए एम्पलीफायर या रिपीटर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कोएक्सियल केबल को एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक और लास्ट चीज़ जो कोएक्सियल केबल के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कई कोएक्सियल केबल्स होती हैं उनके ऊपर ब्रेडेड मटेरियल के ऊपर भी एक बड़ी थिन सी फिल्म होती है कॉपर की या एल्यूमिनियम की, तो वो भी बेसिकली एक एक्स्ट्रा कोटिंग है, और वो एक्स्ट्रा कोटिंग बड़ी बेहतर नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है। और अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो कोएक्सियल केबल को जो मार्केट में जो नाम है उसको हम RG6 और RG7 और RG8 इस तरह लेके चलते हैं। तो आपके घरों में जो नॉर्मल केबल लगी होती है वो जनरली RG6 होती है, सबसे लो क्वालिटी केबल होती है वो RG6 होती है। अगर आप RG7 पे चले जाएं तो वो केबल की क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बेहतर है, बट अगेन उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, डायमीटर और जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती जाती है। तो RG6 जनरली यूज होती है, लेकिन अगर आपने अपने घरों में कुछ बेहतर सिग्नल आपने रिसीव करना है या आपने स्प्लिट करना है एक सिग्नल को, तो कई दफ़ा RG7 लगाई जाती है जो कि आपके टीवी के सिग्नल को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है। सो दिस वाज द कोएक्सियल केबल। सो कोएक्सियल केबल के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। द नेक्स्ट इज बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल। बस ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम बेसिकली कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, और उसको हम लेके चलेंगे आगे फॉर द डिटेल स्टडी। तो आज के लेक्चर को अगर मैं क्लोज करूं तो ओवरऑल हमने दो चीज़ें आज डिटेल में देखी हैं। पहली चीज़ कि हमारे पास जो आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, बेसिकली उस ट्विस्टेड पेयर केबल का स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरह से नॉइज इम्यूनिटी बेहतर प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू योर पैरेलल कंडक्टर। उसमें हम बड़ी सारी डिटेल देखी है कि एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर नॉइज सोर्स प्लेस्ड है इन किसी भी कंडक्टर के करीब तो पैरेलल कंडक्टर किस तरह से बिहेव करेंगे और ट्विस्टेड पेयर केबल पे उसका क्या इफेक्ट होगा, और हमने दोनों का ये कंपैरिजन देखा था। फिर उसमें हमने प्रोज एंड कॉन्स देख लिए थे ट्विस्टेड पेयर केबल के। कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। अगर पॉजिटिव्स देखें तो चीप है, इजीली अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल है, लाइट वेव है और इजी हैंडलिंग और इंस्टॉलेशन है। जबकि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ट्विस्टेड पेयर केबल के लो बैंडविड्थ है और उसके बाद रिपीटर और एम्पलीफायर चाहिए। फिर हमने ट्विस्टेड पेयर केबल में ही बेसिकली फर्दर डिफ्रेंशिएशन देखी STP और UTP की, एंड आफ्टर दैट वी वेंट ऑन टू कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का बेसिक स्ट्रक्चर देखा है, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने कवर किए हैं, और कोएक्सियल केबल में बेसिकली हमने उसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखी है टीवी के पर्सपेक्टिव से। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।